चैप्टर नंबर 2, ओनरशिप ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये वर्ड समझते हैं, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? मिल्कियत, गुड। और किसी चीज को ओन करना, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड वर्ड। ओनरशिप का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी टास्क को ओन करते हो, सही है, तो उस ओनरशिप के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिलती है। उसके बेनिफिट्स तो डेफिनेटली मिलते हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिलती है और उसके लिए अकाउंटेबल भी आप होते हो। सर ओनरशिप का मतलब समझ नहीं आया था, आपने 4 वर्ड और दे दिए। सही है। अकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि उससे रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटीज हैं या जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जितने भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो सारे आपको फेस करने पड़ेंगे बीइंग द ओनर ऑफ दैट एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से अगर मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ाने के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, आपको पढ़ाने के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, आपके रिजल्ट के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाने की फीस भी मुझे मिल रही। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि यार इनको मैंने पढ़ा दिया, मुझे फीस दे दो। जो मैंने पढ़ाया है वो किस हद तक पढ़ाया है और उसका क्या रिजल्ट आता है, कॉन्सिक्वेंस आता है, उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं जान नहीं छुड़ा सकता। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओनरशिप। तो ओनरशिप किसी टास्क की भी हो सकती है और ओनरशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। अगर क्या है, ओनरशिप ऑफ बिजनेस। और बिजनेस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट्स के लिए काम करती है। तो यहाँ बात हो रही है ओनरशिप ऑफ बिजनेस। तो अगर आप बिजनेस को ओन करना चाहते हो, बेसिकली अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट्स पे तो आपकी ओनरशिप होगी, लेकिन आपकी ओनरशिप होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी, आपकी ओनरशिप होगी अकाउंटेबिलिटी पे भी, और आपकी ओनरशिप होगी रिस्क की भी। हमने देखा था ना कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड या फिर प्रॉफिट्स। यहां तक थोड़ा सा आपको समझ आ गया? बैकग्राउंड बैकग्राउंड समझ आ गया। अगला सवाल ये है कि सर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, तो पहला डिसीजन क्या होता है? वेरी गुड। और कोई? गुड आंसर जी। क्या बिजनेस होगा? गुड। कुछ कहा था, क्या बिजनेस होगा? नेचर ऑफ बिजनेस, फ्यूचर है नहीं है, ठीक है। और कोई डिसीजन? देखो, जाहिर सी बात, एक बंदे को पता होता है उसके पास क्या स्किल सेट है और वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसी पे बिजनेस स्टार्ट करेगा। मेरे लिए जैसे होगा, मैं टीचिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। किसी के लिए होगा कि लेट्स सपोज अगर वो जो है बहुत अच्छा जो है वो स्पोर्ट्स करता है, तो वो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, इट मेक सेंस। तो उसका ये डिसीजन नहीं होगा, जाहिर सी बात है, उसमें उसको कुछ सोचना नहीं है। जो पहला डिसीजन होगा ना, और किसने कहा कैपिटल? कैपिटल वर्ड, उसके पास कितने पैसे पड़े हुए, सही है, तो ये भी एक हेल्प करता है। लेकिन जो पहला जो डिसीजन होगा ना, ये जो तुमने सारी चीजें बताने फैक्टर्स है, जो पहला डिसीजन होगा पता क्या होगा? कि बिजनेस की क्या ओनरशिप होगी, सिलेक्ट करूंगा मैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप क्या सिलेक्ट करूंगा मैं? क्या कहा? कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप सिलेक्ट करूंगा? तो जनरली जनरली उसके पास 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप होती है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, जिसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह सकते हो, कॉर्पोरेशन भी कह सकते हो। फिर से फॉलो कर। एक बंदे ने जब बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहला डिसीजन होगा कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप सेलेक्ट करेगा। वो सिलेक्ट कर सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी या कॉर्पोरेशन। बट जब ये डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसमें अगेन नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, या लेट्स सपोज कैपिटल कितना मौजूद है। लेकिन आपके बुक में, स्टडी टेक्स्ट में 4 फैक्टर्स मौजूद है जिन्हें हम समझ लेते हैं। फैक्टर्स तो हर चीज के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम सारे फैक्टर्स लिमिटेड आवर्स में डिस्कस नहीं कर सकते। मैं 4 डिस्कस कर रहा हूं, तुम्हारे माइंड में 5वां आ रहा है, मुझसे डिस्कस करो, मैं बता दूंगा वो फैक्टर है या नहीं। हम 4 डिस्कस कर लेते हैं। पहला, ग्रोथ। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरा, रिस्क। चौथा, वैल्यू ऑफ द फर्म। फिर से, ग्रोथ, रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यू। इन 4 मेजर्स पे आप चीजों को, फैक्टर्स पे आप चीजों को मेजर करोगे और फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लोगे। मुझे एक बात बताओ, जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है कि यार 100% प्रॉफिट मेरा हो।
तो आप किस तरफ जाते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाते हो, ठीक है। तो 100% रिस्क तुम्हारा होगा, सॉरी प्रॉफिट तुम्हारा होगा, तो 100% रिस्क किसका होगा, हमारा होगा, ठीक है। तो अक्सर हम लोग प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन प्रॉफिट के साथ क्या लगकर आता है, रिस्क। तो हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं यार इतना रिस्क तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, रिस्क डिवाइड कर सकते हैं। तो रिस्क डिवाइड कर सकते हैं पार्टनरशिप की तरफ, पार्टनरशिप की तरफ आएंगे तो रिस्क डिवाइड किया जा सकता है, जितना ज्यादा पार्टनर उतना ज्यादा रिस्क डिवाइड हो जाता है। बट अगेन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स और आ जाते हैं जो रिस्क के फैक्टर को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं। फिर आ जाते हैं कंपनी की तरफ, वहां पे तो रिस्क होता ही नहीं है, या लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वहां पे रिस्क उतना होता है जितना आपका कैपिटल है, इतना रिस्क होगा जितना आपका कैपिटल है, सही है। कि लेट सपोज आज कंपनी है तो तुम्हारा कैपिटल है, कल को कंपनी नहीं होगी तुम्हारा कैपिटल नहीं होगा। तुम्हारे घर पे कोई फर्क पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा, तुम पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन होगी, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगी, नहीं, उतनी ही होगी जितना तुम्हारा बिजनेस में कैपिटल था। तो जैसे जैसे तुम फॉर्म ऑफ बिजनेस पे ऊपर की तरफ जाते रहे, वैसे वैसे तुम्हारा रिस्क डाइल्यूट होना शुरू हुआ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी डाइल्यूट होना शुरू हो गई, सही है। अगर सिंगल ओनर थे तो 100% प्रॉफिट तुम्हारा था, पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, और कंपनी में प्रॉफिट तो है ही नहीं। कंपनी में तो कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करेगी, कंपनी में तो कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करेगी तब तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, सही है। तो पहला क्या हो गया आपके पास, ओनर सॉरी रिस्क, पहला हो गया रिस्क। दूसरा बात करते हैं ग्रोथ। अच्छा मैं जितनी भी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ ना, तो अपने पास डिस्क्लेमर माइंड में रखो कि वो डिस्क्लेमर ये है कि हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं बताऊंगा स्पेसिफिक्स का नुकसान क्या है। जनरल पॉइंट, अब ग्रोथ की बात करते हैं। तुम सब एक कराची में किसी ना किसी एरिया में रहते होगे, तुम्हारे इलाके में कोई ना कोई जनरल स्टोर होगा, फार्मेसी होगी, कोई जो है चाय का होटल होगा, कोई तंदूर की दुकान होगी, कोई खाने पीने का होटल होगा। ये 4-5 चीजें तो हर इलाके में होती है। कोई अपने इलाके में 10 साल से रह रहा होगा, कोई पैदाइश से रह रहा होगा, कोई 2 साल से रह रहा होगा, 5 साल से रह रहा होगा, ठीक है। आप अपने जितने भी एरिया में रहते हो, तो अगर जिसने पैदाइश से उस एरिया में रहे हो, वहां पे अगर आपने अपने इलाके में कोई जनरल स्टोर देखा होगा, तो अपने पिछली जिंदगी के 18 साल 17 साल में तुमने उस जनरल स्टोर को कितना डेवलप होते हुए देखा, 19-20-30%। लेट्स सपोज एक जनरल स्टोर होगा, वो पहले थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देता होगा, वो थोड़ा सा मॉडर्न लुक देता होगा, उन्होंने उसको रेनोवेट करा लिया होगा, या फिर क्या किया होगा, बराबर की दुकान खरीद ली होगी, अब वो डबल जनरल स्टोर हो गया होगा, सही है। या उसके अलावा जो है उसने थोड़ा बहुत और एक्सपेंशन वगैरह कर ली होगी, और ज्यादा उसने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं किया होगा, मतलब 10 या 20 साल में उसने बिजनेस को सिर्फ डबल किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितनी कंपनीज को तुम जानते हो, पिछले 20-25 साल में वो कहाँ की और वो कहाँ चली गई हैं। वो एआई में इन्वेस्ट कर रही है, वो जो है ग्लोबलाइज हो चुकी हैं, उन्होंने जो है वो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, उन्होंने अपने जो ना अपने प्रोडक्ट्स बढ़ा लिए। कि लेट सपोज पहले वो डील करती थी एक प्रोडक्ट पे, उसके 4 प्रोडक्ट्स हैं, पहले वो एक इंडस्ट्री में थी, वो दूसरी इंडस्ट्री में निकल गई है, बिजनेस कितने ग्रो कर जाते हैं। तो बिजनेस जो है वो अपने अपने 10-15 साल के ड्यूरेशन में बहुत मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाते हैं, 2-3 गुना इंक्रीज नहीं करते। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं जनरल कैटेगरी में देखूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप की ग्रोथ लिमिटेड है, पार्टनरशिप की ग्रोथ उससे थोड़ी सी ज्यादा है, और कंपनी की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। तो जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, तो आपको ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको ग्रोथ क्या रखनी है अपने बिजनेस की। तो ग्रोथ हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, रिस्क हो गया, वैल्यू की बात करते हैं। सर वैल्यू कैसे फैक्टर हो सकता है, वैल्यू को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ब्रांड नेम के बारे में। आपने देखा होगा ब्रांड नेम के आगे लिखा होता है सी, कैपिटल सी लिखा होता है सर्कल में, या टी लिखा होता है सर्कल में, या आर लिखा होता है सर्कल में। ये जो सी, आर और जो टी होता है, सी का मतलब होता है कॉपीराइट, टी का मतलब होता है ट्रेडमार्क, और आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड, सही है। तो ये जो कुछ टर्म्स होती है क्या करती हैं, आपके नाम को प्रोटेक्ट कर लेती है लीगली, कि वो नाम कोई कॉपी नहीं कर सकता, या उस पर ट्रेड नहीं कर सकता, या उसके नाम को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता, ठीक है। तो ये करते नाम करवा लेते, क्यों, क्योंकि नाम की अपनी वैल्यू होती है। लेट्स से आप सबने डिज्नी का नाम सुना है, आप सबने वार्नर ब्रॉस का नाम सुना होगा, सही है। आप सबने जो है लेट्स सपोज यूनिलीवर का नाम सुना होगा, इंशाल्लाह आप फर्ग्यूसन में जाओगे, आपने उसका नाम सुना होगा, सही है। ये सब नाम सुने आपने, ये सबके सामने ब्रांड नेम है। जब आप सोचते हो कौन सी फर्म में जाओगे, तो आपके माइंड में आता है नहीं यार पीडब्ल्यूसी में, फर्ग्यूसन में जाएंगे। तो पीडब्ल्यूसी और फर्ग्यूसन में जाएंगे क्यों हम कहते हैं, क्योंकि इसका एक ब्रांड नेम है। तो एक होती है बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू, जो फिजिकल एसेट्स होते हैं, जितने भी आपके पास जो है नॉन करंट एसेट है, इसमें प्लांट है,
या आपके पास वो जो खुद बिल्डिंग जो मौजूद है या फैक्ट्री मौजूद है या मशीनरी मौजूद है जिनकी लाइफ जो 3 साल 1 साल से ज्यादा की है, और जो आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट्स मौजूद है जिसमें आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल है या फिर इन्वेंट्री है या कैश है या बैंक है, ये सारे आपके पास एसेट्स होते हैं। या आपके पास फिजिकल एसेट्स होते हैं जो आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्रांड नेम, गुडविल, ब्रांड नेम, या आपका जो सॉफ्टवेयर है, पेटेंट, कहते हैं मैंने पेटेंट करवा लिया है, तो इस नाम को या इस सॉफ्टवेयर को मैं ही यूज कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर को कोई यूज नहीं कर सकता, या इस प्रोसीजर को मैं यूज कर सकता हूँ, कोई और यूज नहीं कर सकता, पेटेंट करा लेना। ये चीजें नजर नहीं आती हैं लेकिन इनकी अपनी वैल्यू होती है। तो तुम्हें पता है कि जो अगर बैलेंस शीट देखोगे ना बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो उनके जो फिजिकल एसेट्स को माइनस करोगे ना इनके नॉन फिजिकल एसेट्स से, तो नॉन फिजिकल एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब लेट सपोज एक हाइपोथेटिकल कंपनी है और वो बहुत ज्यादा मशहूर है ग्लोबली, अगर वो अपने सारे एसेट्स को लिक्विडेट करे ना आज की तारीख में, तो उसके सारे एसेट्स बनेंगे 2 करोड़ रुपए के, लेकिन उस बिजनेस की वैल्यू पता है कितनी होगी? 5 करोड़ रुपए की। तो 3 करोड़ रुपए सर क्या है? 3 करोड़ रुपए उसका ब्रांड नेम। तो ये वैल्यू होती है। तो तुम्हारे माइंड में क्या आता है कि वैल्यू किस जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप की जनरली ज्यादा होगी? जिसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसका रिस्क ज्यादा होगा। तो कंपनी जो यूजुअली नजर आती है, ये जो मैंने नाम लिया तुमसे, डिज्नी, वो क्या है? कंपनी है। यूनिलीवर क्या है? कंपनी है। फर्ग्यूसन क्या है? फर्म है। लेकिन फर्ग्यूसन, केपीएमजी और ये जो आपके पास डिलॉयट या फिर ईवाई, इनको कौन जानता है? जो सीए के स्टूडेंट होते हैं, या जो सीए परस्यू करना चाहते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये जो फाइनेंस पर्सनल होते हैं वो जानते हैं, या कंपनीज वगैरह जानती है। हर चलता फिरता बंदा नहीं जानता। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं जानते होंगे, तुम्हारे सिबलिंग्स नहीं जानते होंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं जानते होंगे, तुम जानते हो। तो कंपैरेटिवली तुमने देखा कि फर्म जो है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली किससे कम है? कंपनी से। और अगर बात करता हूं इंडिविजुअल बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो हर इलाके में जो चाय का रेस्टोरेंट है उसका नाम है कोयटा होटल। कहां से ब्रांड बनाएंगे? नाम एक जैसा है। तो बोलेगा यार हमारे इलाके में कोयटा होटल, हमारे इलाके में भी कोयटा होटल, हमारे इलाके में भी कोयटा होटल। हर जो फ्राइज का ठेला लगा हुआ है उसका नाम है टेस्टी फ्राइज, क्योंकि ब्रांडिंग वाले को आता ही टेस्टी लिखना है और कुछ नहीं लिखना आता बेचारे को। वो रेड कलर से टेस्टी लिख देता है और उसको क्या कर देता है, उस पर नुकते उकते लगा के जो ना चीजों कर देता है। तो उसका मतलब ये है कि उनकी कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं। बट ये मैं बात जनरल वे में कर रहा हूँ। आपने शायद नाम सुना हो नहीं सुना हो, ट्रेड की का। ट्रेड की भी एक B2B पोर्टल है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आज से 5 साल पहले बहुत ज्यादा बड़ा नाम था ये। तो ये जो ये ट्रेड की है, ये कॉम्पिटिटर था अलीबाबा का। अलीबाबा का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। अलीबाबा जो है वो B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अभी जो अलीबाबा का कॉम्पिटिटर जो ट्रेड की था, इसका जो बिजनेस ओनर है वो सऊदीया में बैठा हुआ था। वो सिंगल ओनर था, सिंगल ओनर अकेला। 3 मुल्क में ब्रांचेस खोल के बैठा था, चाइना, सऊदीया और पाकिस्तान। और डूबने की वजह कौन थी? पाकिस्तान। पाकिस्तान की वजह से उस बंदे को अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया, जो कि एक वक्त पे अलीबाबा के कंपटीशन में आ गया था। सेकंड लार्जेस्ट B2B पोर्टल हो गया था वो। हमारी हरकतों की वजह से वो पोर्टल बंद हो गया। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी ग्रोथ में इतना आगे जा सकता है। तो वो स्पेसिफिक्स में आ जाते हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। जब हम जनरल सोल प्रोप्राइटरशिप देखते हैं ना, तो हमें अपने इलाके का हेयर ड्रेसर नजर आता है, या बेकर नजर आता है, या लेट सपोज हमें जो है वहाँ पे अंडे वाले बर्गर का ठेला नजर आता है, या फिर लेट सपोज हमें कोई ऐसा बिजनेस नजर आता है जो कि बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा होता। सो ये पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वो ग्रो करता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ सकते हैं, बट अगेन टू सम एक्सटेंट। कंपनी की बात करते हैं कोई लिमिट नहीं है। जब हम इसको जनरल वे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। बात समझ आ गई? तो आपके पास ऐसे 4 फैक्टर्स हैं। सर आपने ग्रोथ एक्सप्लेन कर दिया, रिस्क एक्सप्लेन कर दिया, वैल्यू एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा प्रॉफिट और एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा कि प्रॉफिट डाइल्यूट होता चले जाता है क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, ये हकीकत है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जिस बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा होती है ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट उनका ज्यादा होता है। लेट्स से आपके इलाके में एक बर्गर शॉप है जो कि सिंगर बर्गर बनाती है, ठीक है। एक KFC भी सिंगर बनाती है, सही है। KFC जो है मशहूर है। अभी 2 हफ्ते पहले उसने अपने प्राइस बढ़ाए, मैं बता दूं। लेकिन 2 हफ्ते पहले KFC बड़ा मशहूर था कि वो लोकल प्राइसिंग को कॉम्पीट कर रहा था। कॉम्पिटिटिव प्राइस में मतलब मैकडोनल्ड्स महंगा है, सही, बर्गर किंग महंगा है, लेकिन KFC जो ना लोकल प्राइसिंग पे आपको वही चीज प्रोवाइड कर रहा था जो कि लोकल बर्गर चेन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो KFC कैसे अचीव कर रहा था उसको समझो। देखो,
KFC के पास कराची में बहुत सारे ब्रांचेस मौजूद हैं, फिर उनके पास जो है कराची के अलावा बहुत सारे शहरों में ब्रांचेस मौजूद हैं, इंटरनेशनली ब्रांचेस मौजूद हैं। तो उनके पास डिसीजन होता है मेक और बाय, सही है। तो पहला डिसीजन होता है बाय का। अब बाय का डिसीजन है तो देखो कम क्वांटिटी पे आपको पर बन पैसे सस्ता पड़ेगा या ज्यादा क्वांटिटी में? ज्यादा क्वांटिटी में तो KFC ज्यादा बाय कर सकती है, एक डिसीजन हो गया बाय। दूसरा ये मेक और बाय। अगर KFC खुद बन बनाए सस्ता पड़ेगा या खरीदे बना तो सस्ता पड़ेगा? खुद बनाए तो उसके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद है, वो अपने बन बना सकता है। तो अगर जो लोकल जो एक शॉप है अगर वो बर्गर बनाते हैं उसको बन खरीदने पड़ेंगे और वो भी कम क्वांटिटी में, तो उसको बन महंगा पड़ेगा। यहाँ सिर्फ बात बन की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है चिकन के पैटी की भी। तो जो चिकन जो होता है, तो चिकन मुर्गी से आता है। अब मुर्गी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में आपको सस्ती पड़ेगी या फिर आपको कम क्वांटिटी में सस्ती पड़ेगी? और वॉट एवर अगर आपका ही पोल्ट्री फार्म हो, फिर तो मुर्गियां ही मुर्गियां हैं, अंडे ही अंडे हैं, सही है। पैसा ही पैसा है, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो पैटी भी सस्ती बढ़ गई। फिर वेजिटेबल वगैरह भी ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे होते हैं, उनकी पेरिशेबिलिटी को भी रिड्यूस किया जाता है वेयर हाउसिंग के थ्रू। उनको इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि वो जो अपने वेजिटेबल ज्यादा बाय कर लिए वो ज्यादा टाइम तक चलती रहे। जो लोकल वाले होंगे वो क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, जरा से टेम्परेचर आगे पीछे गए सब्जियां सारी जाया हो गई। तो इसका मतलब है कि उनके पास जो है वो प्रिजर्वेंस का भी तरीकेकार है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ, सुनना, एक लोकल मैन्युफैक्चरर अगर 150 का जिंगर बनाता है और 250 का बेचता है तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 100 रुपए का। KFC अगर 100 का बर्गर बनाता है और 300 का बेचता है तो कितना हुआ? 200 का। सर 50 रुपए ऊपर ले रहा है तो लोकल से 50 ऊपर ले रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग के हिसाब से वो 50-60 रुपए कम ले रहा है, 50-60 रुपए कम ले रहे हैं। तो सर लोग उसको मैकडोनल्ड्स और उससे कंपेयर करेंगे, बर्गर किंग से लोकल वाले से कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि पता क्या कहेंगे, पता नहीं लोकल वाला क्या क्या वो देता हो क्वालिटी, ज्यादा बेहतर है 50 रुपए पर डाल के KFC ले लो। ऐसे करेगा ना, प्रूडेंट माइंड यही कहता है। तो 50 रुपए इनको वहां से मिले कस्टमर के रिटेंशन के या ब्रांड लॉयल्टी के, और 150 रुपए इनको मिले वो उसके क्या कह सकते हैं, मास मास परचेज के मिले। ठीक हो गया, 200 रुपए हो गए। अब मजे की बात, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो एक दिन में कितने बर्गर बेच देगा? 50, 100, ज्यादा से ज्यादा 100। KFC का 100 बेचेगा? वो तो एक ब्रांड से 200-250 बेच देगा। फिर उसको किसका भी मिलेगा, उसको मासेस में सेल करने का भी प्रॉफिट मिलेगा। तो क्वांटिटी भी दे रहा है और क्वालिटी भी दे रहा है, और उसको प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम वर्डिक्ट दे सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में ग्रोथ होती है कंपनी की ज्यादा, और वो ग्रोथ होती है प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। तो अगर आप किसी सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर हो तो प्रॉफिट दो आपका अकेले का होता है, लेकिन एक बर्गर पे 100 रुपए होता है। यहाँ पे एक बर्गर पे 200, 250, 300, 400 रुपए होता है प्रॉफिट। मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से अक्सर लोग कंपनी की तरफ भी जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ क्या कहते हैं कि यार प्रॉफिट यहाँ पे कम है लेकिन पूरा प्रॉफिट मेरा है, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो 4 फैक्टर समझ आ गए। इन 4 फैक्टर्स की बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि मुझे जो है वो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप सेलेक्ट करना है। तो एक दफा रिकैप कर लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका डिसीजन होता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप सेलेक्ट करेंगे। जनरली, मैं बार बार जनरली यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिकली और कैटेगरीज निकलती हैं। जनरली तीन है, ब्रॉड तीन कैटेगरीज है। कौन कौन सी? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। ये डिसीजन मेकिंग लेते हुए कुछ फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। वो होता है ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यू और रिस्क। अच्छा, वैल्यू की बात की, एक फन फैक्ट आपके सामने स्टेट करता हूँ। आपने नाम सुना है 20th सेंचुरी फॉक्स? 20th सेंचुरी को खत्म हुए कितना टाइम हो गया? 23 साल हो गए। सर 21st सेंचुरी फॉक्स क्यों नहीं हुआ? जब वो लाइट आती है और वो जो 3D में लिखा आता है गोल्डन कलर से 20th सेंचुरी फॉक्स, एक बड़ा ही जबरदस्त म्यूजिक बजता है ओपेरा का, तो इंट्रोडक्शन आता है 20th सेंचुरी फॉक्स। सर 21st सेंचुरी फॉक्स क्यों नहीं हुआ? माइंड में आना चाहिए यार कि 21st कर देना चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी के माइंड में नहीं आया होगा। हुआ ये कि जब 20th सेंचुरी खत्म हो रही थी तो उन्होंने कहा इसको 21st सेंचुरी फॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रार के पास गए नाम को रजिस्टर करने के। आपको लगता है कि आपको पता है कि पैसे वैसे लगते हैं, सारी चीज़ें प्रोसीजर होता है। तो रजिस्ट्रार के पास गए, उन्होंने बोला हमें 21st सेंचुरी फॉक्स के नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है। तो वो जब उन्होंने नाम रजिस्ट्रार को कहा तो रजिस्ट्रार ने चेक किया और उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी फॉक्स नाम बिक चुका है। वो समझ गए कोई गेम हुआ है हमारे साथ, कोई क्यों खरीदेगा 21st सेंचुरी फॉक्स, तो क्या करना है इसका?
तो जिस इंडिविजुअल नाम कहते थे उसके कांटेक्ट डिटेल तो नहीं मिलती रजिस्ट्रार से, लेकिन खैर कंपनी बड़ी, उन्होंने इन्फ्लुएंस करके नाम निकलवा लिया, नंबर निकलवा लिया, उससे कांटेक्ट किया। उसने बोला मैं इसी दिन का वेट कर रहा था कि तुम जब आओगे, जब तुम्हें नाम खरीदना होगा तो मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं नाम बेचूंगा, तो मैं तुम्हें नाम दूंगा महंगा, ठीक है? तो मैं तुम्हें नाम महंगा दूंगा और तुम्हें खरीदना तो खरीद लो। अब वो कंपनी थी टसल में आगे बोला हम नहीं खरीदते, ठीक है? अब तक नहीं खरीदा ना, 23 साल हो गए। कंपनी ने बोला एक काम करते हैं कि पहले ये कोई और नाम खरीद ले, 22nd सेंचुरी फॉक्स, हम जाके खरीद ले। रजिस्ट्रार के पास गए, उसने 21st, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबसे खरीदे हुए। अब देखो 23 साल गुजर गए, ठीक है? उसकी जवानी तो गुजर गई होगी, उस बंदे ने जो हरकत की होगी, अब शायद वो अधेड़ उम्र में या बुढ़ापे में होगा। लेकिन कल को इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज होती है, कहती है टू हेल विद, खरीद लो नाम। कंपनी को पैसे देने में क्या मसला है? और कल को अगर उसको 21st सेंचुरी का बिक जाता है, तो चलो अपना बुढ़ापा एंजॉय कर लेगा, उसके बच्चे खाएंगे बैठ के, क्योंकि उस नाम की वैल्यू कितनी होगी। वैसे थोड़ी बिकेगा 50-60 हज़ार रुपए का, 1-2 लाख रुपए का, 2-3 करोड़ रुपए का, वो जाएगा बहुत ज्यादा अमाउंट में। और फिर उसके 100 साल के बाद तो फिर आना ही पड़ेगा ना, तो उसने तो अपने पूरे खानदान के लिए खरीद के रख लिया नाम। तो ये बेसिकली वैल्यू मैंने आपको बता दी कि ये होती है कंपनी की वैल्यू। सही है? एक नाम देते वैल्यू, एक और नाम कि किसी भी ब्रांड की नेम वैल्यू बढ़ाने के लिए उस नाम को फैलना जरूरी होता है। अभी तुम्हें पता है सबवे ने डील निकाली है, लीगली अपना नाम जाके चेंज करा लो और अपना नाम सबवे करवा लो, तो तुम्हें लाइफ टाइम सबवे फ्री मिलेगा। तो तुम्हारा जो भी नाम है, मेरा नाम आज से है सबवे का आसमानी, ठीक है? तो आप अपना नाम चेंज करें लीगली जाके और सबवे आपको फ्री मिलेगा। खैर मैं इसकी डिटेल में नहीं उतरा था, कल रात को पता चला था, तो मैं कोई मिसकोट नहीं करूंगा चीजें। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ये ऑफर ना वेस्टर्न कंट्रीज में, बट यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट, अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो जाओ अपना नाम सबवे करा लो। सही है? तो क्लास में सारे जो है ना अटेंडेंस होगी ना, सबवे 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 के नाम से अटेंडेंस हो रही होगी, ठीक है? तो करवा सकते हैं। तो वो चाहते हैं उनका नाम जो है स्प्रेड हो जाए, तो इसलिए उन्होंने एक टैक्टिक प्ले किया। पैसों का मसला नहीं होता, नाम का मसला होता है, ठीक है? और नाम कौन अचीव कर पाता है? कंपनीज अचीव कर पाती है। देन समझ आ गया वैल्यू वगैरह। फिर उसके बाद जब आपने एक और चीज, अच्छा सर ये चीजें कहाँ मौजूद है, तो देखो आप आ जाओ पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 का पहला पैराग्राफ हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। 3 बातें लिखी है। जब एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टैब्लिश करता है, उसको डिसाइड करना होता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप क्या होगी। लाइन नंबर 1, देयर आर 3 बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन। दूसरी बात हो गई। तीसरी, द फॉर्म दैट इज चोजन कैन अफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड वैल्यू ऑफ द फॉर्म। देन आगे आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, ये जो आपके पास अगला पैराग्राफ है ना, इसको तुम फिलहाल स्किप कर दो। नीचे लिखा हुआ है ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अनदर। अब इसमें जो बात लिखी ना, पता है बात क्या लिखी हुई है? इसमें बात ये लिखी हुई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिफर कर रही होती है, ये बात हम सबको पता है। सही है? लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे ना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। आपकी बुक में कितने लिखे हुए हैं? 4। 4 तो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इन 4 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके माइंड में और भी पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे पहले का पर्पस, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफर कर सकता है। जैसे कि पर्पस क्या है? प्रॉफिट, तो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है? प्रॉफिट नहीं, अदर देन प्रॉफिट है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सही है? फिर उसके बाद आ जाते हैं लेट्स सपोज ओनरशिप। तो अगर लेट्स सपोज पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ओनरशिप अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। या फिर ये भी हो सकता है प्राइवेट है ओनरशिप लेकिन एक बंदे के पास है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर प्राइवेटली 2 लोग ओन कर रहे हैं, पार्टनरशिप। और अगर लेट्स सपोज उन्होंने रजिस्टर करा ली तो कंपनी। देन उसके बाद लिखा हुआ है अगर लेट्स सपोज फंडिंग के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग के हिसाब से भी कर रही होती है, चेंज कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। लेट्स से अगर मैं सोल प्रोप्राइटर के तौर पे जाऊंगा बैंक, सही है, और मैं जाके बोलूंगा यार कि मुझे ना अपना फ्रेंच फ्राइज का ठेला है ना उसको बढ़ाना है, मुझे बर्गर भी लगाना है, मुझे लोन दो, तो बोलेगा बेटा वापस से जाओ। सही है? उसने मुझे आइडेंटिफाई किया एज सोल प्रोप्राइटर। सही है? लेकिन अगर मेरी कंपनी जाएगी, और कंपनी मतलब कंपनी खुद तो चल के नहीं जाएगी, कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, बोलेगा हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है कराची से, वो लेट्स सपोज लाहौर की तरफ एक्सपेंड करना चाह रही है, एक और ब्रांच खोलना चाह रही है। बोलेगा जी जी आपका इंतजार था, बताया कितना लोन दिया है, पानी पिए। तो उसका मतलब ये है कि उसने आइडेंटिफाई किया एज कंपनी। तो यहाँ पे फंडिंग के हिसाब से भी आप वेरी कर सकता है बिजनेस, कि लेट सपोज अगर एक सोल प्रोप्राइटर को ना उसको लोन मिल भी जाता है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस बड़ा मुश्किल होगा। क्या? उसको गिरवी चीज ज्यादा रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी उसको ज्यादा देनी पड़ेगी। पहली बात, कंपनी को शायद सिक्योरिटी देनी ना पड़े, इसको सिक्योरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, उसके बावजूद इसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा।
लेट सपोज इसने अगर 1 करोड़ रुपए का लोन सिक्योर कर लिया, तो सिक्योरिटी में वो पहले 1.5-2 करोड़ रुपए की चीज रखेगा, और शायद वो इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा दे रहा हो, 35-40% दे रहा हो। ऑन द कॉन्ट्ररी कंपनी को शायद कोई चीज सिक्योरिटी में देनी ना पड़े, और दूसरा ये है कि उसको 10-15% इंटरेस्ट को देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपने आइडेंटिफाई किया इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। समझ आती है बात? फिर लास्ट लिखा है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से क्या मतलब है? सोल प्रोप्राइटर एक बंदा, तुमने पूछा भाई तुम बिजनेस के ओनर तुम हो, तो उसने बोला हाँ, इसका मतलब क्या है? तुम ये चीज को आइडेंटिफाई कर लोगे कि बिजनेस में 100% अकाउंटेबिलिटी इस बंदे की अकेले की होगी। अगर पार्टनरशिप है तो तुमने तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि एक और बंदा भी बिजनेस के लिए अकाउंटेबल है, तो मैं उसका भी फेस देख लूं ताकि मैं उसको भी जाके पकड़ सकूं बाद में। और कंपनी में क्या आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी के पास चले जाओ, आपको शेयर होल्डर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या बोले? नहीं मुझे सारे शेयर होल्डर से मिलना है। बोले पागल पागल हो, 3 लाख शेयर होल्डर है। सही है, तो ज्यादा बेहतर है कंपनी है, कंपनी पहुंच जाना, कंपनी में रिसेप्शनिस्ट को बता देना कि भाई ये हमारे साथ मसला हुआ है, वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलवा देगा, खत्म। या सीधा आप पुलिस स्टेशन जाओ, कंपनी का नाम दे दो, पुलिस खुद पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे बात सारी ये हुई कि अकाउंटेबिलिटी जो है कंपनी की अपनी होती है, सही है, इंडिविजुअल्स की नहीं होती। अगर इंडिविजुअल्स की होती तो उस पैसे तक होती है जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लीगली वो बाउंड नहीं होती। फाइनेंशियली बाउंड होंगे उस हद तक जितना कैपिटल इन्वेस्टेड है। सही है, अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो वो कंपनी डूबेगी। वो कंपनी डूबेगी तो कंपनी को फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, वो ओनर्स तक जाएंगे, उनका कैपिटल चले जाएगा। लेकिन जो लीगैलिटी का मसला है वो कौन फेस करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी फेस कर रही, वो शेयर होल्डर्स फेस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई मसला होता है तो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस भी वो बंदा बेयर करेगा और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी वो बंदा बेयर करेगा। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होगा। डन? बात समझ आ गई? तो अकाउंटेबिलिटी आ गई है, समझ आ गया? सर और कौन सा ऐसा फैक्टर हो सकता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफर कर सकता है? बिजनेस साइज कर सकता है ना। हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को देखिए कि यार ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, या कह सकते हैं मीडियम स्केल एंटरप्राइज है, या लेट्स सपोज ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। कह सकते हैं ना, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, ये कौन डिफाइन करता है? ये इसकी कोई डेफिनेशन हार्ड एंड फास्ट मौजूद नहीं है। हम बिजनेस को देख के कह सकते हैं, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को आप देख के कह सकते हो कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सही है। लेट सपोज किसी लोकल यूनिवर्सिटी को देखिए, इकरा यूनिवर्सिटी या फिर डीएचएस ऑफ यूनिवर्सिटी को देखिए, आप कह सकते हो ये मीडियम स्केल इंडस्ट्री। लेकिन लेट सपोज अगर आप कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देखते हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, आप कहते हो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उसकी ब्रांचेस वगैरह पूरी दुनिया में मौजूद है, सारी चीजें। या लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ कोई लोकल मैन्युफैक्चरर की बात करता हूँ, तो हम उसको कहेंगे कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन लेट सपोज अगर आपके पास मैं ये बात करता हूँ, लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ जे डॉट की, अल करम की, गुल अहमद की, सफायर की, तो ये क्या है? ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज हुए। बात समझ आ रही है? स्केल के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से डिफरेंशिएट कर सकते हो। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी तो कर सकते हो। कि आपने कहा कि यार यहाँ पे मैं देखता हूँ ज्यादातर प्रोसेसेस जो है ना वो ह्यूमन इंटरफेस के साथ होते हैं, तो आप क्या कहोगे? ये ह्यूमन इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। आपने कहा यहाँ पे ज्यादातर जो है ना चीजें ऑटोमाइज हुई हुई है, सिस्टमैटिक है, तो आप क्या बोलोगे? ये मशीन इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा ही होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि लेट्स सपोज आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस है, हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, हमारे पास गैजेट्स मौजूद है, लैपटॉप्स वगैरह मौजूद है। अगर मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को किसी लोकल स्कूल से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे बात बताओ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आईक्यू जो है वो कंपेरेटिवली कैपिटल इंटेंसिव या ह्यूमन इंटेंसिव है? तो उसके मुकाबले स्कूल के हिसाब से कैपिटल इंटेंसिव है। लेकिन आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को अगर मैं कंपेयर करता हूँ डीएचएस ऑफ यूनिवर्सिटी से, डीएचएस ऑफ यूनिवर्सिटी में तो बजाय वहाँ पे जो है वो इंजीनियरिंग के लैब्स मौजूद हैं, वहाँ पे आईटी का पूरा सर्वर मौजूद है, वहाँ पे जो है डेडिकेटेड सर्वर्स और इंटरनेट मौजूद है जो सिक्योर्ड है, उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं सिक्योरिटी के और प्राइवेसी के। तो मुझे एक बात बताओ कि सुफा यूनिवर्सिटी जो है ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है या आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस? सुफा। अगर मैं सुफा को यूनिवर्स से कंपेयर करूँ तो क्या होगा? यूनिलिवर्स। तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो। ऐसे आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स और है। या लेट्स सपोज ओरिएंटेशन की बात करें, तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती ही नहीं है। ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है प्रॉफिट अर्न नहीं करती, वो अगला टॉपिक हमारा इसके बाद आ रहा है। ये बात समझ आ गई? तो हमने पहले डिस्कस किया कि बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए क्या डिसीजन होगा, फॉर्म ऑफ ओनरशिप सेलेक्ट करनी है। दूसरा हमने देखा 3 तरीके की हैं। उसके बाद देखा कि उन 3 तरीके में से एक को सिलेक्ट करने के लिए 4 आप फैक्टर्स को अकाउंट फॉर कर रहे होते हो, कंसिडर कर रहे होते हो डिसीजन मेकिंग करते वक्त। फिर अब बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंशिएट कर रही होती है, पर्पस के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से, फंडिंग और अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से। यहाँ तक सब क्लियर है?
यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोगों ने बात सारी कर ली है, बुक में पढ़ लेना तो मेरे को कोई नई बात इंशाल्लाह नहीं मिलेगी, सही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे ब्रॉडली स्पीकिंग, क्या कह रहे हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, क्या वर्ड यूज किया है, ऑर्गेनाइजेशन को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसको डाइजेस्ट करो। ऑर्गेनाइजेशंस को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कर लिया डाइजेस्ट। अब मैं तुमसे एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस को आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कर सकते हैं ना। अगर मैं लेट सपोज कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन, सही है, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग, मैंने कहा ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट, तो वो क्या हो गई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सही है। ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव प्रॉफिट, तो टू अर्न प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। तो जो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, सही हो गया। इसी तरीके से मैं कहता हूँ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू एडुकेट पीपल, वो क्या हो जाएगी, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, तो बाकी सारी क्या हो जाएगी, नॉन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। समझ आ गई। यहाँ बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस के परसेप्शन से देख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दी। हम ये भी तो कह सकते, सुनना, दुनिया में लेट सपोज पता नहीं कितने कितने 100 मजहब है फॉर एग्जाम्पल, उसमें से जो है वो मुस्लिम्स होते हैं, फिर इस्लाम है, हिंदुइज्म है, सही, क्रिश्चियनिटी है, फिर उसके बाद जो है वो जुइज्म है, फिर और बहुत सारे जो है वो मजहब मौजूद है, ठीक है। या मैं ये भी तो कह सकता हूँ मुस्लिम पर्सपेक्टिव से कि भाई दो दो मजहब, इस्लाम और नॉन इस्लाम, ऐसे भी तो हो सकता है, सही है। ऐसे भी तो हो सकता है, लेट्स सपोज मैं मेमन हूँ, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक है मेमन, एक है नॉन मेमन, तो ये परसेप्शन की बात है ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये कंजूस है, बाकी कंजूस नहीं है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गई। यस, मैं तभी कहता इसको डाइजेस्ट कर लिया। अब आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन दो किस्म की होती है परसेप्शन के हिसाब से, एक होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट नहीं कमा रही होती है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, याद करो मैंने कहा था कि बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। इस डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस होती है। तो तुम जिनके पास ये बुक मौजूद है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आगे दो एंटीना बनाओ, एक पे लिखो फॉर प्रॉफिट, एक पे लिखो नॉट फॉर प्रॉफिट। मैं बता रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ मैं वहां पे। ये जो नॉट फॉर सॉरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिखा ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके आगे दो कैटेगरी बना दो। लिख लिया, सही। अब देखो अगर इस चार्ट को समझो तो सबसे टॉप पे आ रहा है ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस की दो कैटेगरी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की दो कैटेगरीज, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर हमें लग ही रहा था कि आप नशा कर रहे हैं। दो जगह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी आसान करता हूँ। मैंने क्या कहता, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करती है, जो प्रॉफिट के लिए स्ट्राइव करती है, अगर उस प्रॉफिट को यूज कर ले तो वो क्या कहलाएगी, वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। अगर उस प्रॉफिट को यूज ना करे, उसकी कुछ और जो है ना यूजेज अदर देन प्रॉफिट, तो वो जाएगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी समझ आ गई। सो वो जो ऊपर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो समझा दें, उसको ऐसे समझो कि जिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कमर्शियल एक्टिविटी होती ही नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी होती नहीं है, ईडी साहब निकलते हैं, सही है, वो निकलते हैं, वो सिग्नल पर आ जाते हैं, और हमारा दिल करता है कि हम उनको जाके पैसे दें, ठीक है। और वो क्या करते हैं, पैसे क्या करते हैं, वो लोगों के काम के लिए लगा देते हैं। तो इस काम को करने के वो पैसे चार्ज कर रहे हैं, सही है, इस काम को करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनके फीस पे जाके उनको पैसे दे देते हैं। जब ईदी साहब ने काम शुरू किया होगा तो उनको लोगों ने कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया होगा कि यार ये तुम लोगों के जो ना हाथ पांव बांध रहे हो, तुम ये पैसा खुद खा जाते होगे, तुम्हारे तो लॉबीज हैं, तुम्हारा तो ये है। लेकिन जो उनके आखिरी के वक्त थे, मेरे ख्याल से सबसे मोटी गड्डी उनके आखिरी के वक्तों में उनके हाथ में हुआ करती होगी। पता ना ईदी साहब क्या करते थे, ईदी साहब निकलते थे और वो क्या करते थे, लोग उनको आगे पैसे देते थे तो उनके अपने हाथ में गड्डी नजर आती थी, अगर तुम में से किसने देखा हो।
उनके हाथ में पूरी गड्डी, इतने ज्यादा नोट होते थे, और वो पे क्या करते थे, देकर आते थे, देकर आते थे, देकर आते थे, उनके फेस पे लोग आगे डोनेशन देते थे। इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी है क्या? कोई गुड्स दे रहे हैं कि भाई काम करो कि तुम मुझे ये पेन ले लो और मुझे पैसे दे दो 50 रुपए, पेन 10 रुपए का, 40 रुपए तुम्हारी डोनेशन हो जाएगी, ऐसी तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई ना। उन्होंने कोई सर्विस दी कि चलो मैं तुम्हें नाच सुना देता हूं, तुम मुझे उसके पैसे दे दो। सही है, इसका मतलब है कि उन्होंने, तो जो प्योरेस्ट नॉन कमर्शियल फॉर्म में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, सही है, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही है, ग्रुप ऑफ पीपल, या लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुमने देखा होगा कि क्या होता है कि वो मट्टी पे स्कूल बना हुआ होता है, वहां पे जो है ब्लैक बोर्ड होता है, वहां पे क्या होता है कि जैसे इंडिविजुअल्स जाते हैं, जैसे आप मैं भी जा सकते हैं वहां पे, हमने डिजाइन कर लिया कि भाई हम इनको जो है पूरे इस कोर्स का ही पार्ट पढ़ा देंगे। मैंने कह दिया कि मैं इन बच्चों को ना MS ऑफिस सिखा दूंगा, ठीक है, लैपटॉप मेरे पास एक लैपटॉप मौजूद है, मैं प्रोजेक्टर पे खोलूंगा, इनको दिखा दूंगा, अभी लैपटॉप अरेंज करके खुद भी कुछ भी करके कर लें, मैं इनको MS ऑफिस सिखा दूंगा, मैंने अपने पे ये डाल दिया। तो अब जब मैं इनको MS ऑफिस जाके सिखा रहा हूँ, मुझे उसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, मुझे इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे, ना ही मैं उनसे कोई मिनिमल अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ कि मैं उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, ये बिल्कुल नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। लेट्स सपोज आप में से किसी ने डिसाइड किया आपकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, आपने कहा मैथ्स में मैं इनको बेसिक अलजेब्रा पढ़ा कर आ जाऊंगा, ताकि इनको मैथ्स के बारे में, या किसने बोला मैं सिर्फ बॉड मास पढ़ा कर आ जाऊंगा, उनको पता तो चले कि वो जो 4 साइंस है उनको किस तरीके से यूज किया जाता है। या एक बच्चे ने बोला कि लेट्स सपोज मैं जाके इनको ग्रामर पढ़ा कर आ जाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश तो उनको आती है लेकिन ग्रामेटिकली वो एक्यूरेट नहीं है, तो उनको ग्रामर पढ़ा कर आ जाऊंगा, किसी का मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा कर आ जाऊंगा, पैसे कुछ भी नहीं लिए, नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है। या लेट्स सपोज रमजानों में जो JDC खाना खिलाता है, दस्तरखान लगाता है, या लेट्स सपोज जो सिलानी जो पूरा पूरा साल दस्तरखान लगाता है, जो भी है, तो क्या वो कोई छोटी अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं? वो कोई छोटी अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे होते, वो प्योर नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है। तो ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में जो दो कैटेगरी है, एक बिजनेस कैटेगरी है और एक जो नॉन बिजनेस कैटेगरी है। जो नॉन बिजनेस कैटेगरी है ना, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो है जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर, जो प्रॉफिट के लिए ट्राई भी नहीं कर। और जो दूसरे वाले में जो कैटेगरी थी, वो कैटेगरी थी नॉट फॉर प्रॉफिट की, जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो क्या करते हैं, पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे थे बिजनेस के अंदर ही। वो कौन सी होती है आपके पास? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई? अभी बुक में लिखी हुई नहीं थी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाके मुझे आपको चीजें बतानी पड़ी। डन? अब बात समझ आ गई है? कोई मसला इसमें किसी का भी हैंड रेस करके पूछो। डन? आगे बढ़ जाऊं, तो यहाँ पे हमने जो है ये पढ़ लिया। अब सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है 3 तरीके की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है 3 तरीके की, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सही है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। तो सर मैं सुनना, सर अगर मुझसे पूछेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप क्या है, तो मैं छूटते क्या बोलूंगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। अगर मुझसे बोलेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है, तो मैं क्या बोलूंगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। जब मैं आंसर देता हूँ ना ये जनरल सेंस में, कुछ पार्टनरशिप्स ऐसी होती हैं जो कि कंपनी स्टाइल में होती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो पार्टनरशिप स्टाइल में होती हैं, कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसे होते हैं जो कंपनी स्टाइल में होते हैं। तो वो मिडिल कैटेगरीज को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम प्योरेस्ट फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सर तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरीज हैं डिस्कस की थी हमने, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल। तो आपके पास होगा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फिर होगा क्लब्स एंड सोसाइटीज और कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये है कि पूरा चार्ट है, अगर आप उसको चाहो तो अपने पास बना लो, या मैं आपको जो मैं आपको इसका एक हैंडआउट प्रोवाइड कर दूंगा, PDF दे दूंगा। उसमें क्या होगा, सबसे टॉप पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसकी 2 कैटेगरीज, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 2 और कैटेगरीज हुई, फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। फॉर प्रॉफिट में 4 आ जाएंगे आपके पास, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट में 4 आ जाएगी आपके पास, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, क्लब्स एंड सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव्स। और सबके एग्जांपल से मैंने आपको बताया था कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे ये लोग, जिसमें क्या कर रहे थे कि पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे और उस पैसे से जो पैसा बनता था उसको बिजनेस में इन्वेस्ट। देन बात समझ आ गई? यहां तक कोई मसला? तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले लिया है। अब जब हम जो चीज हम कंटिन्यू करेंगे